हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए सेकेंड ईयर के जो बुक है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कोड इस बुक का PLS 201, उसका यूनिट नंबर 3 का। ये आपका एक ही टॉपिक आता है यूनिट नंबर 3 में, और इस वीडियो के साथ आपके 10 और 15 मार्क्स जो हैं यहीं कवर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। उनका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचक व्यवस्था। इसमें हम सबसे पहले दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे, और उन दो विधियों में पहली जो विधि है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि के बारे में। तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि है उसको प्रतिनिधित्व की एक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में इस विधि को जो है अपनाया गया है। इस प्रतिनिधित्व को साधारण बहुमत व्यवस्था भी कहा जाता है। कि इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत व्यवस्था। इस विधि के अंतर्गत जो है वो संपूर्ण राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रत्येक मतदाता को एक वोट डालने का अधिकार होता है। जो उम्मीदवार अधिक वोट प्राप्त करता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें जो है एक हर राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और इसके अंतर्गत जो निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, और प्रत्येक मतदाता को एक वोट डालने का अधिकार होता है। और जिस व्यक्ति को अधिक वोट होंगे, जिस उम्मीदवार को अधिक वोट होंगे, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत उम्मीदवार को जीतने के लिए कोई कोटा निश्चित नहीं किया जाता। सभी उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। तो ये था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि क्या होती है। अब हम जानेंगे इसके मेरिट्स के बारे में। तो ये सही प्रतिनिधि का चुनाव करवाती है। सरल विधि इसको माना जाता है। प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व रहता है। मतदाता एवं प्रतिनिधियों में संबंध बना रहता है। स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व ये विधि करती है। कम साक्षरता वाले देशों में जो है इस विधि को अधिक उपयोगी माना गया है। सस्ती व्यवस्था इस विधि को कहा जाता है, और पार्टी के आधार पर व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता होती है। तो ये थे मेरिट्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के। अब हम जानेंगे उसके डीमेरिट्स मीन्स अवगुणों के बारे में। तो सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने दल के अकॉर्डिंग जो है सरकार बनाता है। वोटों का व्यर्थ होना, इस विधि में वोटों को व्यर्थता अधिक मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति एक ही व्यक्ति को वोट डाल सकता है, एक ही उम्मीदवार को वोट डाल। निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार केवल कुछ वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। सत्ताधारी कई बार कुछ वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ऐसे जीत जाता है कि कई बार कुछ ही वोटों से जो अगला उम्मीदवार है, कोई दूसरा उम्मीदवार है, एक को अगर 90 मिले हैं और दूसरे को 100 मिले हैं, तो 100 वाला उम्मीदवार 10 वोटों से ही जीत जाता है। सत्ताधारी दल अनावश्यक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, और इसमें भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है। तो ये था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि के कुछ मेरिट्स, डीमेरिट्स, और हमने इसके मीनिंग के बारे में जाना। अब हम जानेंगे इसका जो दूसरा टॉपिक है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आप इन दोनों टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स जो हैं वो फुल्ली कवर हो जाएंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रजातंत्रात्मक शासन में चुनी गई विधानपालिका के लिए आवश्यक है कि इसमें जो जनता है उसको हर वर्ग और दल को पूरा प्रतिनिधित्व मिले। परंतु चुनाव के लिए जो प्रणाली आमतौर पर अपनाई जाती है वह इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकती। यह प्रणाली एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और साधारण बहुमत की है। इस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार होंगे वह चुनाव लड़ रहे हों, उनमें से जिसको दूसरे से अधिक वोटें प्राप्त हो वह विजय घोषित कर दिया जाता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्रों का बहुसदस्यीय होना आवश्यक है। आम मत यह है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 3 से लेकर 15 तक प्रतिनिधियों के चुने जाने की व्यवस्था है। वोट की तरजीह, हर मतदाता के पास केवल एक ही वोट होता है, परंतु पर्ची पर उस वोट के लिए भिन्न भिन्न उम्मीदवार के प्रति अपनी तरजीह या पसंद, जैसे कि प्रथम, द्वितीय या तृतीय आदि को अंकित कर सकता है। वोटों की निश्चित संख्या, चुनाव में विजयी होने के लिए उम्मीदवार को वोटों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करनी पड़ती है। इस संख्या का निर्धारण के लिए भिन्न भिन्न नियम प्रचलित होते हैं।
अब आपके जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व हैं उसके कुछ तरीके हैं। मुख्यतः एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतदान का ढंग निश्चित होता है, कोटा और मतगणना होती है। और सूची प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र, मतदान का ढंग, कोटा तथा मतगणना इसमें शामिल की जाती है। अब आते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण। गुणों से आपको इसका अर्थ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग या दल को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है, एक राजनीतिक दल की निरंकुशता स्थापित नहीं होती है, थोड़ी सी वोटों से जीतना असंभव हो जाता है, कोई भी वोट व्यर्थ नहीं जाती, विधानमंडल जनमत का असली दर्पण बन जाता है, योग्य व्यक्तियों का अधिक संख्या में निर्वाचन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर यह व्यवस्था जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आधारित होती है। बहुमत की निश्चित निरंकुशता का भय नहीं रहता है, राजनीतिक शिक्षा व्यक्ति को मिलती है, नागरिक चेतना का विकास होता है, जनता को अधिक स्वतंत्रता इसके द्वारा प्रदान की जाती है, भ्रष्टाचार कम होता है, न्याय पर आधारित प्रणाली। तो ये थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कुछ गुण। अब हम देखेंगे इसके दोषों के बारे में। तो यह प्रणाली काफ़ी ज़्यादा जटिल है, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है, राजनीतिक दलों का इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है, उत्तरदायित्व का अभाव रहता है, मतदाता और प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव रहता है, मतदाता की पसंद सीमित हो जाती है, सरकार की अस्थिरता देखने को मिलती है, उपचुनाव में कठिनाई, विकासशील देशों के लिए उचित प्रणाली जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को नहीं माना जाता है, वर्गीय हितों को ये काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन करती है, अस्थायी सरकार की इसके द्वारा स्थापना होती है, उपचुनावों के लिए व्यवस्था नहीं, शासन के कार्य का मूल्यांकन नहीं हो पाता है, श्रेष्ठ विधियों का निर्माण संभव नहीं, भिन्न भिन्न राजनीतिक गुटों तथा दलों का जन्म। तो ये थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कुछ गुण। तो ये था हमारा आज का टॉपिक निर्वाचन व्यवस्था के बारे में, और इसके साथ आपकी यूनिट नंबर 3 जो है हमने 7 या 8 मिनट में जो है वो कवर कर दी है। और इस बुक के नोट्स जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, और इस बुक का कोड है PLS201। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत में कौन सी निर्वाचन व्यवस्था है, और अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।